Okay, so everyone listen carefully. As I have already told you all about the similarity and dissimilarity of the magnet, bar magnet as well as solenoid. आज के लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी क्या होता है बार मैग्नेट और सोलेनाइड का। बार मैग्नेट और सोलेनाइड में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब सबको मैंने पहले भी बताया है, पहले वाली क्लासेस में भी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि बार मैग्नेट जो होता है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, और बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं वो नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं और साउथ पोल पर जाकर एंड होती है। क्लोज्ड कर्व पाथ होते हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये सारी लाइंस बहुत ज्यादा एक तरीके से यू कैन से कि बहुत ज्यादा आपस में रश होता है, बहुत ज्यादा क्लोजनेस होती है, तो पोल्स पर जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो बहुत ज्यादा होता है। दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ये बात सबको पता होगी और चीज हम लोगों ने समझी भी। सोलेनोइड के केस में भी हम लोगों ने जब बनाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ग्राफ डायग्राम सॉरी, तो उस जगह पर हम लोगों ने देखा था कि वहां पर भी उसी तरह क्लोज्ड कर्व थे, उसी तरह से सर्कुलर सॉरी क्लोज्ड कर्व थे जो कि कट नहीं कर रहे थे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, बट कुछ डिफरेंसेस थे सोलेनाइड में। सोलेनाइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और जो बार मैग्नेट है उसकी वजह से। तो अभी सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो हम लोग को समझने की जरूरत है यहां पर। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मैग्नेट होता है वो दो तरह का होता है। सब लोग इस बात को ध्यान देंगे कि अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट्स बेसिकली टू टाइप्स के हैं। अगर हम देखें तो मैग्नेट्स जो हैं वो दो तरह के हैं। पहला मैग्नेट ऐसा मैग्नेट है जो नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल का मतलब जो हमको ऐसा मैग्नेट जो हमें नेचुरली मिलता है, जैसे कि स्टोन्स की हेल्प से मिलता है। दूसरे मैग्नेट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं ये दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं। एक का नाम है परमानेंट और दूसरे का नाम है टेम्पररी मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो मैग्नेट्स हम बनाते हैं और टेम्पररी मैग्नेट्स भी हम बनाते हैं, बट नेचुरल मैग्नेट्स हम नहीं बनाते। ये हमें हमें नेचर से मिलते हैं। अब नेचर से कैसे मिलता है सब लोग समझेंगे कि जैसे हमारे पास में बहुत सारी तरह की माइनिंग्स होती हैं उसी तरह स्टोन्स पाए जाते हैं, और जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टोन मैग्नेट इज द टोडेस्टोन। और ये स्टोन जो है वो हमको ग्रीस में मिलता है और भी वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पर पाया जाता है। इस स्टोन में ही ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर उसके पास हम आयरन के पार्टिकल लाते हैं तो आयरन के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमारा सिलेबस जो है वो इस वाले मैग्नेट पर बेस्ड नहीं है। हमारा जो सिलेबस है वो इस मैग्नेट पर बेस्ड है, एंड दैट इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। Artificial magnets are those magnets which actually formed by the person, human beings, जिसे हम परमानेंट और क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट्स में ही आता है, तुमने देखा होगा स्पीकर्स में मैग्नेट्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं घरों में। रेफ्रिजरेटर में एक मैग्नेट होता है, जैसे ही रेफ्रिजरेटर का डोर बंद करते हैं वो तुरंत स्टिक हो जाता है। जो रबर लगी होती है उसके पीछे रेफ्रिजरेटर में मैग्नेट लगा होता है। हेडफोन्स में मैग्नेट्स होते हैं। बहुत सारी जगह हम मैग्नेट्स देखते हैं जो ब्लैक कलर के दिखते हैं, वो फेराइट के बने हुए होते हैं, आयरन के बने हुए होते हैं। और कुछ जो सिल्वर कलर के मैग्नेट्स दिखते हैं उन्हें हम नियोडियम मैग्नेट बोलते हैं, जो कि ज्यादा पावरफुल होते हैं फेराइट मैग्नेट के कंपेरेटिव। तो जो ब्लैक कलर वाले मैग्नेट्स हैं जो तुमने घर पर देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है, रेज योर हैंड। सभी लोग थम्स अप करें जिन्होंने ये मैग्नेट्स देखे हैं, फेराइट मैग्नेट्स देखे हैं, राइट। तो फेराइट मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स जो ब्लैक कलर इन नेचर आते हैं। हम लोगों ने ज्यादातर स्पीकर्स में उन्हें देखा है। वेरी गुड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नियोडियम मैग्नेट। सिल्वर कलर के व्हाइट मैग्नेट्स आते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं, नियोडियम मैग्नेट्स जिन्हें हम बोलते हैं, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, just I am discussing with you all how we are making these type of permanent magnets. कैसे बनाए जाते होंगे परमानेंट मैग्नेट? ये बनाए जाते हैं जो मटेरियल जैसे कि आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं और सॉलिड एक मेटल बनाते हैं।
और उस सॉलिड मेटल को क्या करते हैं हम लोग, उसमें हाई वोल्टेज की करंट, हाई फ्रीक्वेंसी की करंट, हाई वोल्टेज की करंट पास करके उसको कन्वर्ट करते हैं हम मैग्नेट में। समझ गए? और उसे हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स whose magnetic effect is not changing with respect to the time। जो मैग्नेट बन गया वो आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही है, परसों भी वैसे ही है। वो मैग्नेट हमेशा फिक्स अपनी मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन रखता है। हाँ, उसको स्टोर करते हैं हम एक बेहतर तरीके से जिससे कि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म ना हो। लेकिन परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट फिक्स्ड है, वो बदलता नहीं है, वो कम नहीं होता है। लेकिन जो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं वो अपने मैग्नेटिज्म को, अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको हम टेम्परेरी इसी वजह से रखा गया है क्योंकि करंट के बेसिस पर मैग्नेटिज्म इनमें आता है। इसकी बेसिस पर आता है, करंट के बेसिस पर मैग्नेटिज्म आता है। राइट एवरीवन? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो परमानेंट मैग्नेट्स है इनमें कोई करंट की वजह से तो मैग्नेटिज्म आ नहीं रहा है, इनको हमने बनाया है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनाए पहले हमने, आयरन निकिल कोबाल्ट को सबको मिक्स करके एक मजबूती दी गई, स्ट्रेंथ दिया गया और एक अच्छा सा सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया। अब उसमें हाई वोल्टेज करंट पास करके हमने उसको मैग्नेटिक इफेक्ट उसके अंदर प्रोड्यूस करा दिया, जिससे चारों तरफ उसके मैग्नेटिक इफेक्ट आता है और वो मैग्नेट बन जाता है। टेम्परेरी मैग्नेट्स में हम क्या करते हैं, करंट का यूज करते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ अब हम लोग यहां पर समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड हर मीडियम में रहती है। ऑब्वियसली मीडियम पर मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग नहीं जस्टिफाई करते हैं क्योंकि मीडियम का यहां पर कोई लेना देना नहीं। राइट? मेन जरूरी चीज जो है वो है क्या, कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होनी चाहिए। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड जहां तक है वो वहां तक अपना इफेक्ट देगा, डजेंट मैटर कि वहां एयर है कि नहीं है, किस मीडियम में, किस मीडियम में नहीं। मैग्नेटिज्म भी इसी चीज पर डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो होनी जरूरी। ठीक है? नाउ आई एम जस्ट आई एम जस्ट सेइंग टू एवरीवन, लिसन केयरफुली। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी बात पर बेस्ड है कि हम लोग जो मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं, दीज आर द परमानेंट मैग्नेट्स, और सोलेनाइड जो है वो एक टेम्पररी मैग्नेट है। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या, कैसे एक दूसरे के जैसे हैं और कब कब किस किस पॉइंट पर ये दूसरे से अलग है। बोर्ड में पूछा जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमें तैयार करके चलना है, अच्छे से समझने की जरूरत है। सिमिलरिटीज को अगर आप लोग देखोगे यू विल सी दैट, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, कल के लेक्चर में भी आपको बताया, इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक विच इज शेयर्ड इन द ग्रुप। कल की क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया गया आपको, यू कैन वॉच द वीडियो इफ यू हैव नॉट अटेंडेड द लास्ट लेक्चर। नाउ दोनों ही केस में, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट है चाहे वो सोलेनाइड का केस है, दोनों ही केस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। दोनों ही केस में नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा परमानेंट मैग्नेट है बेसिकली उसमें भी क्या होता है बताओ, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। और जो हमारे सोलेनाइड हमने बनाया था वायर को रैप करके, एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वायर को रैप करके, और उसमें हमने बैटरी को जब अटैच किया था और जब इसमें करंट गई थी तो ये सोलेनाइड बन गया था। और ये था हमारा बार मैग्नेट, जिसे हम लोग परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। इसमें भी नॉर्थ पोल था और इसमें भी नॉर्थ पोल था। और तुम्हें याद हो अगर, तो सोलेनाइड में भी हमने क्लॉक फेस रूल की हेल्प से बताया था तुम्हें कि अगर हम इधर खड़े हैं और इधर से हमको करंट जो है वो क्लॉकवाइज दिख रही है, क्या दिख रही है, क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल बनेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो नॉर्थ पोल बनेगा। राइट? तो मान लेता हूं कि इधर एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है हमको, इधर से खड़े होकर हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यहां नॉर्थ पोल होगा और इधर क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोलेनाइड में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है और बार मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ये बात सबको समझ में आ गई? बोथ अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर ये मैग्नेट है परमानेंट, इसमें तब मैग्नेट है जब करंट है, करंट नहीं होगी तो ये मैग्नेट नहीं होगा, करंट होगी तो ये मैग्नेट होगा। जैसे ही हम इस जगह का जो स्विच है उस स्विच को ऑन रखते हैं तो ये मैग्नेट रहता है।
जैसे ही स्विच ऑफ कर देते हैं वैसे ये नॉर्मल कोई भी मैग्नेट नहीं जाएगा, नॉर्मल एक सॉफ्ट आयरन कोर होगी और उसके ऊपर वायर केबल होगा। तो मेरी बात तो गौर से समझो सभी लोग कि इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब ये मैग्नेट है और जब ये मैग्नेट है, तो अगर इसके पास हम आयरन पार्टिकल लाएं और इसके पास भी आयरन पार्टिकल लाएं, तो दोनों ही आयरन पार्टिकल्स को क्या करेंगे बताओ सभी लोग? अट्रैक्ट करेंगे। राइट एवरीवन? नाउ लिसन केयरफुली, बोथ हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ये भी नॉर्थ पोल रखता है, ये भी साउथ पोल रखता है, ये भी नॉर्थ पोल साउथ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां पर मिस कर दिया, अगर मैं इस मैग्नेट को फ्रीली हैंग करूं, इस मैग्नेट को फ्रीली ऐसे हैंग कर दूं, तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में बताओ सभी लोग? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा बताओ? अपने आप को नॉर्थ साउथ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को स्टेबल कर लेगा। परमानेंट मैग्नेट को अगर हम फ्रीली हैंग करते हैं तो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोटेट कर लेता है। उसी तरह से अगर हम सोलेनॉइड को करंट पास करने के बाद उसको अगर फ्रीली हैंग कर दें, तो वो भी अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करेगा बताओ? स्टेबल करेगा। राइट एवरीवन? सो दैट इज द सिमिलरिटी बिटवीन देम, कि जो भी सोलेनॉइड्स होते हैं, जो भी बार मैग्नेट होते हैं, वो फ्रीली हैंग करने पर अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पर लाते हैं। तुम उन्हें अगर हल्का सा भी डिस्टर्ब करोगे तो वापस से वो घूमकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आ जाएंगे। राइट? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम यू हैव गाइस? कोई भी प्रॉब्लम है किसी को? अगर किसी को भी कोई इशू रहता है यू कैन आस्क। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। दोनों के दोनों नॉर्थ, दोनों के दोनों बार मैग्नेट एज वेल एज सोलेनाइड तो करते हैं एक फिनोमिना जिसका नाम है इंडक्शन। अब समझते हैं इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके जरिए, जैसे हमने तुम्हें पहले भी बताया है, याद हो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, सॉरी इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में सीखा था कि अगर हम बलून को क्या करें बताओ? रब करें और उसको हम बॉल के पास ले जाएं तो स्टिक हो जाता है। अगर हम कॉम को हेयर में रब करें तो वो पेपर पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है। जब लाइटनिंग पड़ती है तो क्लाउड्स के चार्ज क्या करते हैं? अर्थ पर एक चार्ज क्रिएट कर लेते हैं और लाइटनिंग आती है। तो इसे कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस। मतलब एक चीज दूसरे पर अपना जो इफेक्ट है वो छोड़ रही है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रही है। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर आल्सो। तो ये भी इंडक्शन शो करता है और ये भी क्या शो करता है? इंडक्शन शो करता है। ठीक है ना? बार मैग्नेट भी और सोलेनॉइड भी। नाउ इन द लास्ट लेक्चर मैंने अभी 5 सिमिलरिटी बताई, और ये देखो एक और सिमिलरिटी है इनका खुद का डायग्राम जो तुम्हें पेपर में बनाना है। कि सर बार मैग्नेट का डायग्राम बनाते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाती हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाती हैं, और दूर जाते पर ये इनके बीच का गैप बढ़ता जाता है, पास में इनके बीच में गैप रहता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत घनी लाइंस होती है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होता है इनके बीच। बट जब हम सोलेनाइड का बनाते हैं तो ये फर्क बस इतना ही, एवरीथिंग इज सेम। बस यहां हमको ये बताना जरूरी है कि करंट क्रॉस किधर है, डॉट किधर है, क्रॉस किधर है, डॉट किधर है। अगर डॉट इधर है तो इसका मतलब है करंट अंदर होगा, राइट हैंड रूल, करंट अंदर होगा, फिंगर नीचे की तरफ आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, सॉरी करंट बाहर है, इस वाले में करंट बाहर है तो ऊपर की तरफ, करंट अंदर है तो ऊपर की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, और यहां से इस तरीके से, और यहां से जहां से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होता है वो नॉर्थ पोल, और जहां पर एंड होता है उसे साउथ। तो यहां पर देखो सभी लोग, करंट बोर्ड के अंदर है, बोर्ड के अंदर है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? ऊपर, ऊपर आएगी। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां है? करंट कहां है? बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? ऊपर की, ऊपर आएगा और फिर। राइट एवरीवन? ज्यादा सबको समझ में आ गया? सोलेनोइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है यहां, और यहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं मिलती है. okay? वेरी गुड. नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिसिमिलरिटीज. दोनों में असमानताएं क्या है, अलग अलग क्यों है एक दूसरे. अभी तक हम समझ रहे थे क्यों सेम है, अब समझ रहे हैं क्यों ये अलग है एक दूसरे. पहली चीज, बार मैग्नेट्स में जो पोल्स होते हैं वो एग्जैक्टली एज पर नहीं होते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो हमारे पास बार मैग्नेट होता है, जो बार मैग्नेट होता है, अब ये चीज अभी हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वी विल लर्न दिस मैग्नेट चैप्टर इन 12th क्लास ऑल्सो. तो अभी के लिए बस इतना समझना है कि ये हमारे लिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये जस्ट एज पर नहीं है. नॉर्थ पोल एज पर नहीं है, एज से थोड़ा अंदर है. साउथ पोल एज से थोड़ा अंदर है, एज पर एग्जैक्टली एज पर नहीं है. जैसे कि अगर हमारे पास ये चीज है तो इसका ये अगर हमारे पास मैग्नेट है तो ये एज है इसका, ये एज है, एज पर मैग्नेटिक पोल नहीं है, अंदर एज से थोड़ा सा बार मैग्नेट में. लेकिन सोलेनाइड में ऐसा नहीं है. सोलेनाइड में जो पोल्स हैं वो एज पर हैं, किनारे पर हैं बिल्कुल. राइट एवरीवन. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पोल्स होते हैं वो एज पर होते हैं सोलेनाइड के केस में, बट बार मैग्नेट में जो एज पर ना होकर एज से थोड़ा सा अंदर होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ. सेकेंड पॉइंट, बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म होता है वो फिक्स्ड है, परमानेंट है, क्योंकि बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है. सोलेनॉइड एक परमानेंट मैग्नेट नहीं है, टेम्परेरी मैग्नेट है. जब तक करंट होगी तब तक वो मैग्नेट होगा, जब करंट नहीं होगी तो वो मैग्नेट नहीं. मतलब टेम्परेरी मैग्नेट. सोलेनाइड्स आर द टेम्परेरी मैग्नेट. इट्स मैग्नेटिज्म इज नॉट कांस्टेंट, नॉट फिक्स्ड, नॉट परमानेंट. बट बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके साथ, वो फिक्स्ड है, परमानेंट है, वो कभी भी खत्म नहीं होता. राइट एवरीवन. बताओ यहां तक सबको बात समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम यू हैव गाइज? सबको समझ में आ रहा है? इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स यू हैव टू मेक थम्स अप एवरीवन. सारे लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दें. सौर्य, कृतिका, सोनू, एवरीवन. चलो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. बार मैग्नेट में जो पोलैरिटी है वो फिक्स है. कैसे? सुनो सब लोग, अगर ये बार मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ लेफ्ट में है तो नॉर्थ लेफ्ट रहेगा. इसका पोलैरिटी क्या बदलेगा कभी? क्या कभी नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ आ सकता है? बोलो चैट सेक्शन में, चैट रिप्लाई करें. क्या बार मैग्नेट में जो हमारा, सभी लोग यूज चैट, नॉर्थ और साउथ पोल क्या बार मैग्नेट में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है. राइट. बिकॉज उसका नॉर्थ नॉर्थ फिक्स है, साउथ साउथ फिक्स है. बट सोलेनाइड में हो सकता है, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, अगर हमारे पास में ये एक रॉड है और इस रॉड पे मैंने वायर को ऐसे ऐसे लपेट कर और इसमें करंट पास करी है. सब लोग ध्यान दें, अगर हमने प्लस माइनस ऐसे रखा तो करंट इधर से जाएगी. यस और नो? अब अगर इधर से करंट जा रही है और हम यहां खड़े हैं और हमें यहां दिख रहा है, इस तरफ से दिख रहा है, मान लो ये हमारे पास वो रॉड है, ये रॉड है और मैंने इस पर तार को लपेटा और हम इधर से देख रहे हैं ऐसे करके, और इधर से तार आया इसमें लपेट कर और उधर निकल गया और फिर नीचे आया, यहाँ बैटरी जोड़ रखी हमने. अब हम यहां से देख रहे हैं, जब इस तरफ से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, देखो सोलेनाइड और बार मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं, इस बात को तुम्हें समझने की जरूरत है कि अगर तुम लाइक पोल को पास में लाओगे तो रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल को पास में लाओगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे. तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं कि दोनों ही मैग्नेट हैं, और दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं. फर्क इतना है कि उनके सेम पोल अगर आएंगे पास में तो रिपेल, और अपोजिट पोल आएंगे तो. मेरे ख्याल से रोहित शर्मा क्लियर हो गया. चलो अब आगे देखते हैं. बार मैग्नेट में अगर तुमने पॉजिटिव टर्मिनल यहां जोड़ रखा है, नेगेटिव टर्मिनल यहां जोड़ रखा है, तो होगा क्या? मुझे दिख रहा है कि अच्छा ये करंट तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये करंट तो एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है. अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ रही है तो हम कहेंगे चलो अच्छा भैया यहां नॉर्थ पोल होगा, यहां साउथ पोल होगा. लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहां पर पोलैरिटी चेंज कर दूं, यहां पर पोलैरिटी चेंज कर दूं थोड़ी देर के लिए, गौर से समझो, हमने पोलैरिटी यहां की चेंज कर दी.
पहले पॉजिटिव टर्मिनल इधर था, नेगेटिव उधर था, अब नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव उधर कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। और जब करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज हमें अब दिख रहा था वो अब हमें क्लॉकवाइज दिखने लगेगा। और जब हमें क्लॉकवाइज दिखने लगेगा तो हमारे लिए ये वाला सिरा, जो ये वाला एंड है क्लॉकवाइज करंट के लिए, ये साउथ पोल बन जाए। और फिर ये क्या बन जाएगा बताओ? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जो सोलेनाइड्स होते हैं, बच्चा सोलेनाइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट बोथ आर द सेम थिंग्स। क्या? सोलेनाइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोथ आर द सेम थिंग। क्या? चलो, अब सब लोग इस बात को गौर से समझें कि तुमने देखा कि करंट की डायरेक्शन बदल जाने से सोलेनाइड में पोल्स चेंज हो गए। बार मैग्नेट में, बार मैग्नेट में क्या था? पोल्स बदल ही नहीं सकते थे, वो फिक्स थे। तो ये दोनों में अनसिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों में पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। बट अनसिमिलरिटी ये है कि परमानेंट मैग्नेट के पोल्स फिक्स्ड हैं, टेम्पररी मैग्नेट जो सोलेनाइड है उसके पोल्स फिक्स नहीं। करंट की डायरेक्शन बदलते ही पोल्स भी क्या हो जाते हैं आपस में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, पर बार मैग्नेट में मैग्नेटिज्म फिक्स्ड है और टेम्पररी मैग्नेट में मैग्नेटिज्म फिक्स नहीं है। जैसे ही करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिज्म नहीं होगा, और बार मैग्नेट में हमेशा मैग्नेटिज्म होगा। नेक्स्ट, बार मैग्नेट में पोलरिटी क्या हो जा रही है? कांस्टेंट है, जबकि सोलेनाइड में पोलरिटी उसके डिपेंड करती है कि उस पर करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। राइट? करंट यहाँ तक सबको क्लियर है सभी लोगों को? इज इट फाइन ऑल? ये डिसिमिलरिटी सारी तैयार हो गई, समझ में आ गई सब? विदाउट एनी प्रॉब्लम वी हैव डन इट। ओके, वेरी गुड। अरे यार बच्चा पार्टी, मजा आ रही कि नहीं आ रही बताओ? समझ में आ रहा है क्या सभी को? सभी लोग मुस्कुराते हुए एक बार यस और नो में रिप्लाई कर दें तुरंत। सभी लोग मुस्कुराते हुए एक बार यस और नो में रिप्लाई कर दें। आलोक, चंदा, गरीब, सभी लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई। तरुण, नहीं भी मुस्कुराते हुए कोई रिप्लाई। मुस्कुराओ, सभी लोग घर पर हो ना? अब मजा सही है। आ गई? हाँ। चलो, नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सोलेनाइड, और इसी चीज को अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्म में समझने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है? पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्या लिखा आएगा पेपर में? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, विच प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स। ठीक है? with the help of diagram explains about the electromagnet and their magnetic lines। तो हमें समझाना रहेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है। ऐसा मैग्नेट जिसमें लॉन्ग क्वाइल होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की। मतलब समझना, मैंने एक लंबा सा कॉपर वायर लिया और उसको मैं किसी चीज के ऊपर लपेट रहा हूं। जब रैप करूंगा तो एक लंबी क्वाइल बन जाएगी, बहुत बड़ी सी स्प्रिंग की तरह। ऐसे करके लपेटते जाएंगे तो एक कॉइल बनती चली, जिसमें बहुत टर्न होंगे, 1 2 3 4 5 6 लेंथ के अलोंग टर्न्स होंगे और कॉइल होगी। और जिस चीज पर तुम लपेट रहे होगे, रैप कर रहे होगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोला जाता है अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर। क्या बोलते हैं उसको? अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब सॉफ्ट आयरन कोर है मेरे पास, और उसके ऊपर वायर को हम क्या कर रहे हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम रैप कर रहे हैं लार्ज क्वाइल्स में। तो वो जो सिस्टम पूरा बन के तैयार होता है उसी को हम सोलेनाइड बोलते हैं, और उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। बट सोलेनाइड जब मैग्नेटिक इफेक्ट देने लगता है तो उसी के नाम से ही उसको नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक वो मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिक करंट से, इट पासेस थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड एज
तो जैसे ही मैग्नेटाइज होता है ओनली व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, और वो तुरंत मैग्नेट, वो जो आयरन कोर है, जो आयरन कोर थी, वो करंट पास होने की वजह से मैग्नेटाइज हो जाती है और वो मैग्नेट। अब गौर से सुनो सभी लोग, मेरे पास एक पहले सॉफ्ट आयरन कोर था, तो वो कोई मैग्नेट थोड़ी ना है, वो तो एक मेटल है। सॉफ्ट आयरन कोर एक मेटल है, वो कोई मैग्नेट नहीं है पहले। फिर हमने उसके ऊपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर की रैपिंग करी, रैप करने के बाद उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। अब वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो अब बन चुकी है मैग्नेट, वो आयरन कोर अब मैग्नेट बन। सुनो, पहले ये आयरन कोर थी, हम इसमें अगर हम कोई मेटल की चीज टच करा रहे थे तो उसके साथ स्टिक नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर तार लपेटा और फिर मैंने बैटरी से जोड़ा और जैसे ही करंट पास हुई, यही रॉड अब बन गई है मैग्नेट। अब हम इसके पास में लेकर जाएंगे आयरन पार्टिकल्स को, तो वो उसे अट्रैक्ट। तो मतलब पहले वो आयरन कोर नॉर्मल मेटल थी, जैसे ही वो करंट आई, उसमें कॉइल्स में करंट आई, वैसे ही वो कोर जो थी वो बन गई मैग्नेट। सम विल कॉल्ड एज इलेक्ट्रो। समझने की जरूरत है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था इसके बारे में कि इफ द सॉफ्ट आयरन कोर, सॉरी, दिस सॉफ्ट आयरन रॉड इज कॉल्ड एज कोर। इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कोर बोलते हैं। सॉफ्ट आयरन रॉड को ही हम लोग कोर बोलते हैं। और ये कहां पर प्लेस किया जाता है? इनसाइड ए सोलेनोइड। तो किसी ने भी पूछा था मुझसे कि सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फर्क है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनोइड के अंदर जब हम रॉड को हिट एंटर कर देते हैं तो वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन, कॉइल कॉइल को हम केवल सोलेनोइड के तौर पर भी ट्रीट करते हैं। then the strength of magnetic field becomes very large, and because the iron core gets magnetized by the, तो पहले क्या था, हमने कॉइल ली और उसको किससे जोड़ दिया? बैटरी से, तो ये सोलेनाइड है। और फिर क्या करा? सेम चीज ली, बट ये किसके ऊपर रैप करी गई है? आयरन रॉड के ऊपर रैप करी। तो अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा था, अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा वो ज्यादा आएगा, लार्जर आएगा, क्योंकि अब रॉड भी मैग्नेट बन गई। पहले इसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट था, अब इसकी वजह से और रॉड की वजह से, दोनों की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। तो ये एक ज्यादा पावरफुल, मतलब सोलोनाइट से ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक इफेक्ट देता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। राइट एवरीवन, आर यू गेटिंग इट ऑल? बिल्कुल बैटरी से करेक्ट करना जरूरी, बैटरी और यू कैन से पावर सोर्स। जरूरी नहीं है कि बैटरी ही पावर सोर्स हो, भी पावर, मेरा यहाँ कहने का मतलब है वो पावर सोर्स डीसी का होना चाहिए, डायरेक्ट करंट का पावर सोर्स, सेल्स को आपस में कनेक्ट करके। क्योंकि ऑल्टरनेट करंट दोगे तो फिर क्या होगा? करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी बार बार। तो उस हिसाब से हम एक ही डायरेक्शन में पोल की डायरेक्शन नहीं चेंज कराना चाहते, तो डायरेक्ट सोर्स हम पावर सोर्स देना क्यों जरूरी है बताओ सभी लोग? क्योंकि जब तक पावर सोर्स नहीं दोगे तब तक करंट नहीं आएगी, और जब तक करंट नहीं आएगी तब तक मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। तो सोलेनोइड बिना रॉड के, इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ रॉड। ठीक है, सब लोग को समझ में आया? अब सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है? सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते हैं, हार्ड आयरन क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है क्वाइल की वजह से, क्वाइल में करंट की वजह से। और सॉफ्ट आयरन क्वाइल में करंट ना होने की वजह से इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो देखो, आयरन रॉड के ऊपर जो क्वाइल हमने बनाई है, वो क्वाइल में जब करंट आएगा तो इंडक्शन मेथड की वजह से वो रॉड जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, और जैसे ही करंट नहीं होगी तो वो जो रॉड था वो अब डीमैग्नेटाइज हो जाए। अगर ये चीज इजीली हो जा रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम, इफ इजीली रॉड इज इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो ऐसा रॉड हमारा सॉफ्ट आयरन रॉड। क्या होगा बताओ सभी लोग? सॉफ्ट आयरन रॉड। जब करंट है, जब सिस्टम में करंट है तो ये मैग्नेटाइज हो गया, जैसे ही करंट नहीं है तो वो क्या हो गया? डीमैग्नेटाइज। ठीक है, आर यू गेटिंग इट ऑल? थोड़ा सा यहाँ पर एक और छोटी सी चीज समझेंगे।
कि जो हार्ड आयरन होता है, हार्ड आयरन इज एन आयरन which retains their magnetism and difficult to magnetize. सुनो, हार्ड आयरन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मैग्नेटाइज करना उन्हें बहुत डिफिकल्ट है, और अगर एक बार वो मैग्नेटाइज हो गए तो फिर उन्हें डीमैग्नेटाइज करना डिफिकल्ट. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो क्या हमको, सब लोग आंसर रिप्लाई करेंगे यस और नो में, क्या जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, व्हेनेवर वी आर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इज इट नेसेसरी टू यूज सॉफ्ट आयरन कोर? इज इट नेसेसरी टू यूज सॉफ्ट आयरन कोर? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते समय सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करना जरूरी है? हार्ड आयरन कोर से काम नहीं चलेगा क्या? बात सही है कि गलत है? क्या जरूरी है सॉफ्ट आयरन कोर का? हार्ड आयरन कोर होने से कभी भी वो अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा, क्योंकि मान लो हमने एक इलेक्ट्रिक बेल बनाया, एक इलेक्ट्रिक बेल बनाया, और हम चाहते हैं कि जब हम प्रेस करके रखें स्विच को, प्रेस स्विच आते हैं ना जो हम लोग बेल वाले होते हैं, दबाओ तो ऑन रहेगा, हटा लोगे हाथ तो ऑफ हो जाएगा. जब तक हम स्विच को दबाए रख रहे हैं तब तक तो बेल बजती रहे, जैसे ही हम हाथ हटा लें तो बेल बजना बंद हो जाए. और अगर हमने सॉफ्ट आयरन कोर की बजाय हार्ड आयरन कोर यूज किया तो क्या होगा? जैसे तुमने दबाया तो बड़ी मुश्किल में पहले तो बेल बजेगी, और एक बार बज गई तो फिर वो बंद नहीं होगी, वो बजती ही रहेगी. इट विल बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अस, राइट? वी आर ऑलवेज वांट्स टू मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट in which we are using the soft iron core, because we want easily demagnetization and easily demagnet. है, जल्दी मैग्नेट बन जाए और जल्दी मैग्नेट. अब जो स्टील होता है वो हार्ड होता है और टफ होता है, ध्यान रखना. तो स्टील इज नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. स्टील हार्ड भी होते हैं और टफर भी होते हैं, बहुत टफ भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं. तो स्टील इज ए आयरन, स्टील इज ए आयरन, आयरन का एक अलॉय है स्टील. तो ये हार्ड आयरन अलॉय है, क्लियर है? एक हार्ड आयरन है. क्या है? हार्ड आयरन कोर. तो वी आर नॉट यूजिंग द स्टील टू मेकिंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. सॉफ्ट आयरन इज द आयरन इली मैग्नेट मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेट. अब कौन से आयरन सॉफ्ट आयरन होते हैं, ये कैसे समझ? तो देखो, स्टील भी बहुत तरह तरह की होती है. कुछ ऐसी स्टील होती है जिनमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है. तो पता है कि आयरन से स्टील कार्बन के परसेंटेज को चेंज करके ही बनाया जाता है. अगर तुमने पढ़ा हो केमिस्ट्री और नॉन, ऐसा बताया गया होगा कि जब हम आयरन के अंदर कार्बन परसेंटेज को चेंज करते हैं तो अलग अलग टाइप की. अब हम अगर बहुत कम कार्बन की परसेंटेज रखें आयरन में, आयरन में कार्बन की परसेंटेज रखें, बहुत कम रखें, तो वो उस स्टील का नाम पड़ता है लो कार्बन स्टील. नाम पड़ता है. अब इसी तरह से लो कार्बन स्टील भी आती है मार्केट में, हाई कार्बन स्टील भी आती है, स्टेनलेस स्टील आती है, बहुत तरह तरह की स्टील आती है. आई एम टेलिंग टू यू ऑल. बट जो लो कार्बन स्टील है, जिनमें कार्बन की मात्रा कम है, ऐसी कार्बन स्टील को ही बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट आयरन. और हार्ड आयरन वो है जिनमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, वो हार्ड आयरन है. और जिनमें कार्बन की परसेंटेज कम है वो सॉफ्ट. बोलो, बात समझ में आई? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर. इज इट फाइन एवरीवन? सब लोगों को ये सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन कोड समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो सभी लोग यस और नो में रिप्लाई करें. हाई कार्बन होगा तो वो हाई हार्ड का आयरन होगा, लो कार्बन होगा तो वो सॉफ्ट आयरन होगा. ठीक है? व्हेन यू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बड़े होकर जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको जिसका नाम है मटेरियल साइंस. उसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे कैसे टाइप के मटेरियल होते हैं दुनिया. समझ गए? सारे तरह के मटेरियल के बारे में पढ़ाया जाएगा. ठीक है? अब आगे देखो सब लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट हम समझेंगे. थोड़ा सा एक वीडियो देखेंगे जिसके जरिए हम समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काम करते हैं. करंट की हेल्प से क्या होता है? करंट की हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कैसे यूज कर पाते हैं वेरियस वेरियस तरह के एप्लीकेशन. जैसे लिफ्टिंग मैग्नेट्स होते हैं, इस तरीके का एक लिफ्टिंग मैग्नेट होता है
जिसमें करंट पास करके इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं और स्क्रैप को उठा लेते हैं, और जहां स्क्रैप को छोड़ना होता है वहीं पर इसको हम करंट को बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे और ये डीमैग्नेटाइज। इस तरीके से देखो हैवी हैवी चीजों को हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह डालते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट लिफ्टिंग ऑफ लोड्स में काम किया था। जैसे अभी हम स्विच को ऑफ कर दिया हमने, देखो सारा का सारा जो था वो सारा का सारा मेटल जो था वो डीमैग्नेटाइज होने की वजह से अभी ये मैग्नेट है, अभी ये मैग्नेट नहीं है। क्लियर है सभी लोगों को? तब वो गिर जाए। आप समझ पा रहे हो इस तरीके से? जैसे ये तो कोई इतनी हैवी सी प्लेट को हम उठा पा रहे हैं क्योंकि अभी ड्राइवर ने स्विच ऑन कर रखा है, फिर स्विच ऑफ कर देगा तुरंत ही ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और फिर उसको वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इन द बहुत बड़ी बड़ी जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हैं, हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, वहां पर इस तरीके से लोड को लिफ्ट करने के लिए, बड़े बड़े हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए हम लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट की जरूरत होती है, और वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है हमारा एमसीबी। एमसीबी में भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जब हाई करंट पास होती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स क्रिएट करता है और स्प्रिंग सिस्टम होता है, और उसके जरिए एमसीबी ट्रिप कर जाती है, और उसकी वजह से एक स्पार्क जनरेट होता है जो आर्क चैम्बर में जाता है और वहीं जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ वन एनिमेशन यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो इन द एमसीबी। हियर वी आर यूजिंग। तो इस तरीके का सिस्टम होता है इसके अंदर, सब लोग दिख रहा होगा। इस फिगर में सब लोग देखोगे तो यहां पर देखो ये लगा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इस जगह पर ये लगा हुआ है इलेक्ट्रो। स्क्रीन दिख रही क्या प्रॉपर सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इट विजिबल टू यू ऑल? अब जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन तुम लोग देख रहे होगे अभी, दिस इज दिस वन, ये है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे बोलते हैं हम आर्क चैम्बर। ठीक है, तो यहां पर एक बाय मेटेलिक स्ट्रिप होती है। ये सब पेपर में एमसीबी नहीं पूछा जाएगा कि हाउ इट इज वर्किंग, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काम करते हैं एमसीबी। अब ये हमारा एक वायर है, यहां से हाई करंट आ रही है। अब जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से करंट पास करती है तो ये एक फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से देखो ये इधर गया और वो एमसीबी ट्रिप हो गई। देख रहे हो? अभी एमसीबी नहीं ट्रिप है। जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, की वजह से यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा और एक फोर्स बनेगा, और उस फोर्स की वजह से भी क्या होगा, ये वही सिलेंड्रिकल रॉड है जिसे हम सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं, और ये जो उस तरीके से कॉइल इस, देख रहे हो सभी लोग, ये फोर्स की वजह से ही यहाँ स्प्रिंग सिस्टम होता है और ये इस तरीके से फोर्स क्रिएट करता है। यहां पर एक लीवर जैसा लगा हुआ है, देखना अभी। जैसे ही हाई करंट पास होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, हाई करंट आ गई, और तुरंत ये इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा इसे, ये इसको इधर की तरफ खींचे, जिसकी वजह से ये तो इस तरह से खींचा, तुरंत ये इधर चला गया और एमसीबी ट्रिप हो। समझ गए? राइट एवरीवन? So with the help of electromagnets we will use to trip the MCB, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फायर वगैरह जनरेट ना हो, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। जस्ट these examples you can write in electromagnet, where we are using electromagnets in the crane system to lift the load, in the MCB, in the electric bell also we are using the electromagnets. Now एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का डिफरेंस लिखो। तो बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट। बार परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है,
वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है क्योंकि वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। उसमें भी फेराइट से ज्यादा पावरफुल नियोडियम होते हैं, बट ये इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि जिनकी हेल्प से हम हैवी हैवी लोड को उठा सके। उसके लिए हमने बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा बताओ सभी लोग, इस चीज का खुद से आंसर पूछो कि अगर परमानेंट मैग्नेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते, एवरीवन सब लोग मुझे बताएं, अगर परमानेंट मैग्नेट बहुत ज्यादा पावरफुल होते तो फिर हम क्यों ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते? क्यों हम इतनी सारी चीजें नए, कि बहुत सारी जगह पर जब हाई मैग्नेटिक इफेक्ट की जरूरत है वहां पर परमानेंट मैग्नेट नॉट हेल्प। हाँ, परमानेंट मैग्नेट तुम्हारा फ्रिज का दरवाजा बंद कर सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अब उससे कहो कि कार को उठा दे, बड़ी बड़ी प्लेट्स को मेटल की उठा दे, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो है मैग्नेटिक फोर्स बहुत बड़ा बनता है, बहुत ज्यादा है, लार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ परमानेंट मैग्नेट में जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट की वो फिक्स्ड है, वो हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम बदल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। कैसे? सबको याद होगा सोलेनोइड में हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला पढ़ा था। कितने लोगों को याद है? दिस फॉर्मूला वी हैव लर्न। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करो या सोलेनोइड की बात करो, बस बीच में आयरन कोर की ही बस डिफरेंस है और कुछ नहीं, दोनों चीजें सेम ही। आयरन कोर लगा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, नहीं लगाया तो सोलेनोइड। तो जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था? जितनी ज्यादा क्वाइल बढ़ा दोगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आई बढ़ा दोगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एल घटा दोगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ा घटा सकते हैं, इसमें बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इसके अलावा हम डायरेक्शन को करंट की चेंज करके या करंट की वैल्यू को बढ़ाकर, लेंथ को घटाकर, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर मैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स होते हैं, वो बदलते नहीं है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन सोलेनोइड आल्सो कि करंट की डायरेक्शन बदलने से पोल क्या हो जाते हैं। बोलो, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? इज इट फाइन एवरीवन? सब कुछ क्लियर है यहां तक? आलोक ने क्वेश्चन पूछा है कि एक जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं और एक आयरन नेल को चिपकाते हैं तो दूसरी आयरन नेल भी उस आयरन नेल के साथ चिपक जाती है, क्योंकि बच्चा सभी की जगह इंडक्शन होने लगता है मैग्नेटिक इफेक्ट का। तुमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, सब लोग सुन लें इनके आंसर को। तुमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया और यहां पर तुमने क्या करा, एक आयरन नेल को ऐसे करके तोड़ा। समझना, यहां नॉर्थ पोल था, यहां साउथ पोल था, तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस आयरन नेल में अट्रैक्शन की वजह से इसके अंदर साउथ पोल क्रिएट कर देगा और यहां नॉर्थ पोल क्रिएट। अब दूसरी आयरन नेल जब पास में लाओगे तो उसमें यहां साउथ पोल आ जाएगा, यहां नॉर्थ पोल आ जाएगा। ऐसे करके ये पोल इंडक्शन की वजह से आगे बढ़ते जाएंगे। एक और तुमने आयरन नेल लगा दी इसमें, तो यहाँ नॉर्थ साउथ पोल और नॉर्थ पोल आ जाए, तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होते जाएंगे और ऐसे कतार दर कतार क्या होगी, पूरी सारी नेल टू नेल टू नेल टू नेल। ठीक है आलोक? और जब ये बहुत हैवी हो जाएंगी, तो बहुत हैवी हो जाएंगी, इतना इफेक्ट इसके पास नहीं है, तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, गिर जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, सबको याद होगा, जब हम कॉम्ब को रब करते हैं और पेपर पार्टिकल हमारे पास होता है, और जो तुमने कॉम्ब रब किया है उसमें एक चार्ज आ चुका है, निगेटिव चार्ज आ चुका है, तो कॉम्ब क्या करता है, अपने निगेटिव चार्ज की वजह से पेपर पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पोलराइज कर ले, इंड्यूस कर लेता है, और फिर निगेटिव पॉजिटिव को क्या कर लेगा, निगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ कर लेगा। उसी तरह से यहां पर भी होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल के पास हम कोई आयरन नेल लाते हैं, तो जो सिरा आयरन नेल का नॉर्थ पोल के पास आ रहा होता है, उस आयरन नेल के, सब समझदार, नॉर्थ पोल के पास में जो हम आयरन की पार्टिकल ला रहे हैं, उस पार्टिकल का जो सिरा मैग्नेट के पास आएगा वो सिरा साउथ पोल बन जाएगा इंडक्शन की वजह से।
और नॉर्थ साउथ बन के उसे वो चिपका। सोचो सोचो कि कोई मैग्नेट क्यों किसी आयरन पार्टिकल को चिपका लेता है, क्योंकि वो मैग्नेट उस आयरन पार्टिकल पर अपोजिट पोल डेवलप करता है। बिना अपोजिट पोल डेवलप किए क्या कभी अट्रैक्शन पॉसिबल है? टेल मी एवरीवन, क्या बिना अपोजिट पोल बनाए क्या अट्रैक्शन पॉसिबल है? क्या ये निगेटिव कॉम्ब पॉजिटिव बनाए बिना पेपर पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा? क्या कभी लाइटनिंग अर्थ पर अपने आप गिर जाएगी बिना अर्थ की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज बनाए? नॉट पॉसिबल। तो पोलराइजेशन और इंडक्शन होता है तब जाके ये अट्रैक्शन और रिपल्सन चालू होते हैं, जब तक कि दोनों खुद मैग्नेट नहीं है। राइट, वेरी गुड। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग द थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। तो हमने डिफरेंस सीखा आज। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डिफरेंस का, 5 डिफरेंस पढ़ाए मैंने, पेपर में अगर आता है 5 के 5 लिख कर आना, पूरा नंबर मिलेगा। 4 मैंने तुम्हें बता दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट डिफरेंस पेपर में जाते हैं क्वेश्चन। बहुत आसान है, तुम्हें बता दिया। कितना आसान है बताओ? परमानेंट मैग्नेट होता है वो टेम्परेचर के पोल फिक्स होते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फिक्स है, इसकी बदल जाती है। नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे मैग्नेटिक बढ़ जाएगी, करंट बढ़ाएंगे बढ़ जाएगी, लेंथ घटाएंगे घट जाएगी, है ना? ये सारा कुछ मैंने बताया। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाया जाता है? क्या चीज बताओ सभी लोग? बार मैग्नेट। और कैसे बनाते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट? बार मैग्नेट को बनाने के लिए हमको एलॉयज का यूज करना पड़ता है, जैसे कि कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, ये सब यूज होते हैं मटेरियल्स। क्या बनाने के लिए बताओ सभी लोग? बार मैग्नेट बनाने। बार मैग्नेट बनाने के लिए हम कोबाल्ट स्टील से बार मैग्नेट बना लेते हैं। हम लोग परमानेंट मैग्नेट क्रोमियम स्टील से बना लेते हैं, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील। अच्छा, सब में स्टील स्टील क्यों लगा रहे हैं बताओ? क्योंकि हम सब में आयरन रख रहे हैं बताओ सभी लोग। आयरन की प्रेजेंस, आयरन क्रोमियम के साथ आयरन, कोबाल्ट के साथ आयरन, टंगस्टन के साथ आयरन, स्टील में आयरन है और कार्बन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है, सब लोग याद रखेंगे बोर्ड में पूछा जाए तो, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है अगर कभी भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, विच मटेरियल यूज टू मेक द बार मैग्नेट और परमानेंट? एल निको लिखकर आता है। एल निको नाम ही से पता चलेगा। एल मतलब एल्यूमिनियम, एनआई मतलब निकिल, पीओ मतलब कोबाल्ट, तो हो गया एल निको। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट से मिलकर बना हुआ मटेरियल। एल निको इज एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट एंड आयरन। आयरन तो हो गई होगा, आयरन तो सभी एलॉय में रहेगा। अब सुनो सभी लोग, हमने जो वो ब्लैक कलर वाला मैग्नेट देख रहे हैं, सब मैग्नेट देख रहे होते हैं, सब बनाए जाते हैं, पहले मटेरियल बनाया जाता है, पहले वो मेटल बनाया जाता है। जैसे मैंने एल्यूमिनियम लिया, निकिल लिया, कोबाल्ट लिया, आयरन लिया, इन सब को आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करके हमने इसको मेल्ट कर कर और फिर मान लो एक तरीके से हम इसे सॉलिडिफाई कर लें। सॉलिडिफाई करने के बाद जब ये सॉलिड बन जाएगा तो ये मैग्नेट नहीं है, ये केवल एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। क्या है बताओ सभी लोग? व्हाट इज दिस वन? दिस इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ एल निको ओनली। ये कोई मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट बनाया जाएगा अब इसे, जब इसमें हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे तब ये मैग्नेट बनेगा और परमानेंट हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। लेकिन टेम्पररी मैग्नेट में क्या यूज हो रहा है? सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि लो कार्बन स्टील, जो कि लो कार्बन स्टील। तो बार मैग्नेट जो है वो एल्निको का बना हुआ है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सॉफ्ट आयरन कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट। समझ में आया सब लोगों को? हाउ वी आर मेकिंग इट ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट। बोलो, यहां तक सबको क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, अगर समझ में आ गया मुस्कुराते हुए सभी लोग एक बार यस और नो में रिप्लाई करें। सभी लोग जल्दी जल्दी फास्ट रिप्लाई करें भाई, सारे लोग। आलोक, चंचला, गरिमा,
कुषाण, अजीब अजीब तो नाम है, महाकाल का नाम ही नहीं मिला, बात है महाकाल ग्रुप, RJ-23, नेवर अलाइव एज, समझ में आ गया इतना? क्या कैसा? रोहित शर्मा तुम्हें क्या हो गया भाई? बार मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है लेकिन वुड को क्यों नहीं? वुड को क्या कॉपर को ही नहीं करती है? आयरन जिसमें होगा उसी को अट्रैक्ट किया जा सकता है, वुड तो वैसे ही नॉन मेटल है। हाँ बहुत बढ़िया नाम है, मेरा भी पहले माफिया ही नाम था, मैंने बदल लिया फिर भी। क्या? बहुत बढ़िया बात है, सब माफिया घर में ही होते हैं, बाहर निकलते हैं तो 2 रुपए में भी नहीं बिकती, नहीं अभी कुछ जी नहीं है। सीरियस नहीं लेना भाई कोई। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब लास्ट, मैग्नेटिक फोर्स जो हम पढ़ेंगे, है ना? मेरे जुकाम हो गया है तो सीरियस मत ले। चलो चलो, अब स्टॉप चैट एवरीवन, स्टॉप चैट। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम यहाँ समझेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना सब लोग। देखो, सब लोग इस टॉपिक को आप सीखेंगे, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट के पोल्स कैसे होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल कैसे समझ, लाइक पोल क्या करते हैं, अनलाइक पोल क्या करते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। देन वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड, और हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आया, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेस करते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती, किन चीज़ों पर वो डिपेंड करती। देन वी शिफ्टेड फॉर द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती, हाउ यू यू आर ट्रेसिंग मैग्नेटिक फील्ड, किन किन चीज़ों पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड्स करती, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती। फिर हम सोलेनाइड के बारे में हमने पढ़ा, सोलेनाइड से सॉरी सर्कुलर लूप पढ़ा हमने, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किन चीज़ों पर वो डिपेंड करती हैं, हाउ टू यू कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। और फिर हमने पढ़ा सोलेनाइड, एंड देन हमने पढ़ा बार मैग्नेट और सोलेनाइड में डिफरेंसेस क्या है। फिर हमने पढ़ा बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंसेस क्या है, प्लीज वी बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंसेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने खत्म कर। दिस इज अ टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक, मतलब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम प्लेस कर दें तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको समझें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से समझें। हमारे पास में एक वायर है, बहुत बहुत ही जरूरी चीज समझने की जरूरत है, यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? हमारे पास में एक करंट कैरिंग वायर है, हमारे पास में एक मैग्नेट है, हमारे पास में कोई एक आयरन पार्टिकल है, और
यहां पर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बताओ सभी लोग? मैग्नेटिक फील्ड। अब दो चीजें सोचने वाली बात है, यहां जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से आई होगी? कहां से आई होगी ये मैग्नेटिक फील्ड? सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड किसी ने तो क्रिएट करी होगी ना, किसी ने तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। हो सकता है ये मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट की वजह से आई, हो सकता है ये मैग्नेटिक फील्ड की करंट कैरिंग वायर की वजह से आई हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप के जरिए आई हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट ने जनरेट करी हो। लेकिन कहीं से भी ये मैग्नेटिक फील्ड आई हो, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को पास में ले जाएं या मैग्नेट को पास ले जाएं, आयरन पार्टिकल को पास में ले जाएं, then these all thing will experience a force due to this field। इस फील्ड की वजह से ये लोग फोर्स फील करेंगे। समझो सभी लोग, हमने क्या करा है, हमने एक मैग्नेट को रखा है और उसको छुपा दिया है, बता नहीं रहा हूं मैं कहां रखा, लेकिन उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैं कैमरे से रिकॉर्ड करके जादू दिखा रहा हूं कि देखो मैंने यहाँ आयरन पार्टिकल रखा और एक खट से अट्रैक्ट होके उस डब्बे की तरफ। फिर ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि डब्बे की तरफ क्यों जा रहा है, कि डब्बे के अंदर कौन है। आ रहा है समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई कर सकती है, करंट कैरिंग वायर पर भी कर सकती है, मैग्नेट पर भी कर सकती है, और आयरन पार्टिकल। हमारा जो ये चैप्टर है, इस टॉपिक के अंदर हम दो लोगों पर फोर्स पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ने वाले हैं किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स और किसी करंट कैरिंग वायर पर फोर्स। ये फोर्स किसकी वजह से आ रहा है बताओ सभी लोग? किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के आसपास कहीं रही होगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसी चीज की वजह से रही होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन पर जो फोर्स लगेंगे वो हम पढ़ने वाले। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी लोग यहां तक अगर सबको ये बात समझ में आई हो तो एक बार सब लोग यस और नो में रिप्लाई कर दे चैट, तो हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ ठीक है। वेरी गुड। तो एक फील्ड होगी और एक चीज होगी जिस पर फोर्स लगेगा, और फील्ड जो है वो होगी, किसी भी वजह से फील्ड हो वो अलग बात। अब देखो सब लोग, तो मैग्नेटिक फोर्स को पहले तो हम समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब लोग फोकस जरूर करना है इसे। सारे लोग, अभी कोई भी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा, बिल्कुल फोकस से समझोगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेराडे। पूरी इनकी हिस्ट्री तो नहीं सुना सकता हूं अभी मैं, टाइम हमारे पास को समझ। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड, फेराडे ने बात बोली कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कोई मैग्नेटिक फील्ड है आसपास और वहां हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तो क्या होता है, ए मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। तो उस वायर पर एक फोर्स लगाया जाता है, मैकेनिकल फोर्स लगाया जाता है, विच कैन मेक द कंडक्टर, जिसकी वजह से वो कंडक्टर मूव करने लगता है। अब वो फोर्स किसने लगाया था? उस जिस मैग्नेटिक रख, ये बात हम लोगों ने, ठीक। अब इस प्रिंसिपल का यूज करके, फैराडे ने जब इस प्रिंसिपल को बताया, तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोगों ने क्या बनाया बताओ सभी लोग? इलेक्ट्रिक मोटर बनाई, हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया। आज तुम मोटर जो देखते हो कैसे काम करती होगी? हम जो कॉइल हम यूज करते हैं मोटर के अंदर, वायर वाली रेटेड कॉपर वायर कॉइल यूज करते हैं। जब हम कॉइल को करंट देते हैं, जब जब मोटर हमने ऑन करी, स्विच ऑन किया, तो क्या होता है? कॉइल में करंट आ जाती कॉइल में, और कॉइल में करंट आते ही क्या होता है बताओ सभी लोग? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसके सेंटर पर हम एक रॉड रखते हैं,
जिसे हम रोटर कहते हैं, तो वो रोटर घूमने फोर्स की वजह, तो वहीं से हम कहते हैं, राइट एवरीवन। जनरेटर के साथ भी ऐसे ही होता है, उसमें उल्टा काम है, उसमें घुमाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। मोटर में उल्टा काम है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है रोटर को घुमाने। मतलब मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक। उल्टे हैं दोनों एक दूसरे, मोटर और जनरेटर। समझ गए? अब पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहला फोर्स पढ़ेंगे, जो हमारा पहला फोर्स इसमें पढ़ेंगे, और दूसरा फोर्स पढ़ेंगे वायर वाले, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उस पर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है, किधर लगता है, कितनी वैल्यू का लगता है, इसको हम समझेंगे। इस डायग्राम को सब लोग गौर से देखें। यहां दो लोग हैं, एक है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एक है वेलोसिटी की डायरेक्शन, इधर की तरफ वो चार्ज पार्टिकल उड़ रहा है, और एक है मैग्नेटिक, और एक है फोर्स की डायरेक्शन। सबसे जरूरी बात, जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो इन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब एक ही प्लेन में है, और फोर्स जो है वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे ये जो प्लेन है इस प्लेन पर होगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, लेकिन फोर्स जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर। समझ गए? फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द, ठीक, पहली बात ध्यान रखना। और ये फोर्स बराबर किसके होता है? चार्ज की वैल्यू, इसकी वैल्यू, और कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है, इनटू बी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज so that क्यू वी बी साइन थीटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन थीटा को यहां पर समझते हैं। साइन के बारे में सब लोग जानते हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है, साइन कॉस टेन, तो वो साइन की वैल्यू हम यूज करते हैं। और थीटा जो एंगल होगा किसके बीच में? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा थीटा। अब इन तीनों चीजों का प्रोडक्ट करके और हम साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट अ मैग्नेट। तो समझो सब लोग, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी। समझो, अगर वेलोसिटी इधर है, इधर है, मैग्नेटिक फोर्स इधर है, तो ये दोनों एक ही प्लेन पर है, लेकिन फोर्स इसके परपेंडिकुलर। मतलब फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एज वेल एज मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से अलग होता है। कैसे? ध्यान दो सब लोग इधर। चार्ज पार्टिकल जो होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड फील्स अ फोर्स दैट इज पैरेलल टू द फील्ड। कितने लोगों को याद है जब हम लोग कंडक्टर वाला केस पढ़ रहे थे? सबको याद होगा, मेरे ख्याल से कोई नहीं भूला होगा ये चीज, कि जब हमने किसी रॉड में जब हमने बैटरी जोड़ा था, मैंने एक बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। सोचना सभी लोग, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अगर यहां पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए सोचें, पॉजिटिव चार्ज के लिए सोचें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तब पॉजिटिव चार्ज इधर और इलेक्ट्रॉन इधर मूव पढ़ रहे थे। या ये कहें इलेक्ट्रिक करंट पर फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन पर फोर्स देखें तो वो इधर की तरफ लगता है। अब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो है इधर लग रहा है और फील्ड इधर है,
बट है तो दोनों पैरेलल ना, यस और नो ऑल, बोथ आर पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में चार्ज पर फोर्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, बट मैग्नेटिक फील्ड के केस में चार्ज पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं लगता है। अगर लगता होता तो इसी प्लेन में फोर्स होता, फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होता। मतलब चार्ज पर ही फोर्स लग रहा है, लेकिन वही चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल फोर्स लगेगा, और वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड हियर। अब हम फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालते हैं। ये फॉर्मूला लगा देंगे, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और F जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है जो चार्ज पर लग रहा है, Q है जो चार्ज पार्टिकल है, V है जो वेलोसिटी है, B जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक। डायरेक्शंस मैंने तुम्हें बता दिए, ये B की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और ये फोर्स। इनके बीच का ध्यान रखना, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक। अब इसमें पहला केस ये हो सकता है कि मान लो कि चार्ज रेस्ट पर है। किस पर है, चार्ज रेस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन चार्ज रुका हुआ है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पर रेस्ट पर है। तो क्या वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की। That reply me, if the charge particle is at rest, it will be having velocity or not? नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी ही नहीं होगी ना, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होगा तो कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा, तो v जीरो हो जाएगा। अगर सब लोग ध्यान दें, अगर यहां v जीरो है, इस जगह अगर v जीरो है, यहां पर अगर v जीरो हो जाएगा, तो इन दोनों के होने से भी कुछ फायदा नहीं है, कि होल टर्म क्या हो जाएगा फिर। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो होने पर फोर्स नहीं लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पर रखे हुए फोर्स नहीं लगता है अगर वो रेस्ट पर। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, ए चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज दिस स्टेज। राइट एवरीवन, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्ट। क्या आंसर करोगे बिना किसी सोच, कह रहा है कि नहीं, तुरंत दिमाग लगाना है, जीरो, वेलोसिटी नहीं। दूसरा क्या कंडीशन होगी जीरो फोर्स की, देखो, एक तो v जीरो कर दो तो फोर्स जीरो हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो कर नहीं सकते हो, नहीं तो फिर बात ही क्या रहेगी, जब फील्ड ही नहीं है तो फोर्स तो ऐसे ही नहीं होता। मतलब ऐसी बात हो गई ना, बेवजह वाली बात हो गई कि सर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स की हम बात ही क्यों करेंगे, फील्ड तो होगा ही होगा, और चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी, तो हम Q और B को तो जीरो नहीं कर सकते। B को जीरो कर सकते हैं अगर चार्ज रेस्ट पर है तो फोर्स जीरो, और थीटा को अगर हम जीरो कर दें, अगर हम थीटा को जीरो कर देंगे सभी लोग बताओ, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है चैट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन जीरो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन जीरो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन जीरो। अभी लोग समझ गए, जीरो वैल्यू होगी, ठीक है ना। साइन जीरो विल बी द जीरो। अब अगर साइन जीरो जीरो होगा तो यहां पर साइन जीरो की वैल्यू जैसे ही जीरो रखोगे तो ये होल टर्म जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये भी समझ में आता है कि कब फोर्स जीरो हो सकता है, अगर, ध्यान दो इस वाले फिगर को, नीचे थर्ड फिगर को सब लोग देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही
जैसे मान लो नॉर्थ साइड मैग्नेटिक फील्ड है, किधर साइड है, नॉर्थ साइड, और चार्ज पार्टिकल भी नॉर्थ में ही चल रहा है, नॉर्थ में ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है और नॉर्थ में ही चार्ज पार्टिकल भी चल रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या कोई फोर्स लग पाएगा? ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब कितना इंपॉर्टेंट है फोर्स, कब हो सकता है? देखो, एक तो फील्ड चाहे जिधर है, अगर नॉर्थ में है या तो हमारी वेलोसिटी नॉर्थ को क्रॉस करे, क्या करे, नॉर्थ को कट करे, क्रॉस करके जाए, तो फोर्स फील करेगा चार्ज पर। या तो जस्ट 90 डिग्री पर जाए, तब तो सबसे ज्यादा फोर्स फील करेगा, और अगर पैरेलल हो गया तो फोर्स ही नहीं। क्या समझ में? मतलब मैं अगर तुमसे बताने की कोशिश करूं यहां पर, कितना आसान तरीके से तुम बताओगे, देखो। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, सबको समझ में आ रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, बोर्ड के अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। मेरे पास एक चार्ज है Q। अब बताओ, अगर मैं इसको अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो चार्ज पार्टिकल फोर्स फील नहीं करेगा। समझ गए? क्योंकि पैरेलल हो गया वो। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दूंगा तो चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करेगा, क्योंकि B के बीच में और V के बीच में कुछ एंगल है। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ मूव कराऊंगा तो भी वो फोर्स फील करेगा, क्योंकि B के बीच में V के बीच में 90 डिग्री एंगल है। समझ पा रहे हो सभी लोग? और अगर मैं चार्ज पार्टिकल को, बताओ, सारे लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एवरीवन विल गिव यू मी द आंसर, कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है अपवर्ड, और चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। मतलब नॉर्थ साइड में मैग्नेटिक फील्ड है और साउथ में चार्ज जा रहा है v वेलोसिटी से। इज इट एक्सपीरियंसिंग अ मैग्नेटिक फोर्स और नॉट? जल्दी जल्दी बताओ। मैग्नेटिक, चैट फास्ट रिप्लाई करें सभी लोग, कि क्या ये फोर्स फील करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और वेलोसिटी डाउनवर्ड? जल्दी जल्दी चैट, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। फोर्स फील करेगा, फोर्स करेगा, और नो, और नो, सब यस यस यस। सभी के आंसर नहीं आ रहे हैं। तरुण, चित्रा, शौर्य, शशांक, रौनक, कहा है तुम लोग के आंसर? शशांक, चलो, सब लोग यस यस ज्यादा बोल रहे हैं। नो जो है वो बहुत कम लोगों का आया है। नो आया तो क्यों आया ये नो क्यों होगा? सब लोग यहाँ ध्यान दें। वाई द नो आंसर विल बी देयर? चलो इधर देखते हैं, नो आंसर क्यों होगा। सब लोग यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि जो फोर्स है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड है और वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो जो एंगल होगा यहाँ इन दोनों के बीच में, वो कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। अगर वो सेम डायरेक्शन में होते तो 0 डिग्री होता, और अपोजिट होते तो वो 180 डिग्री होगा। और अगर 180 डिग्री है तो सब लोग जानते होंगे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही होती है। तो और नो को पता है क्या इसके बारे में एवरीवन? साइन 0 0 है और साइन 180 भी 0 है।
सब लोगों को साइन का ग्राफ पता होगा, पता है क्या? साइन थीटा वर्सेस थीटा, साइन 0 0 होता है, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, साइन 180 फिर 0 हो जाता है, और साइन 270, समझ गए सभी लोग, वो -1 हो जाता है, और साइन 360 डिग्री फिर से 0 हो जाता है, समझ गए? देख लो सभी लोग, 0 पर 0 और 180 पर 0, 360 पर, 90 पर +1 और 270 पर -1। नहीं आता है तो कॉपी पे बना लेना है, अलग अलग थीटा की वैल्यू। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से कुछ ना कुछ एंगल पर होना चाहिए, उसके पैरेलल नहीं होना चाहिए, ना तो उसकी डायरेक्शन में और ना तो उसके अपोजिट। अगर ऐसा चलता है चार्ज पार्टिकल तो फोर्स 0 फील करेगा, अदरवाइज द फोर्स विल बी Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा, दैट्स इट। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो यहीं पर ही एंड होगा आज का। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ेंगे, QVB के जरिए हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और करंट कैरिंग वायर की कैसे फोर्स फील करता है, करंट कैरिंग वायर पर क्या फोर्स लगता है, जिसको हम पढ़ेंगे F बराबर BIL साइन थीटा नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ द मैग्नेट एंड देन इट विल बी एंडेड। अगर हमारे पास फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता है ऑनलाइन क्लास का, देन वी विल डू MCQs एज पॉसिबल एज, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, और फिर क्लासेस में रिवीजन करेंगे। नाउ इन योर ग्रुप आई विल सेंड अ 60 MCQ टेस्ट। तो एक गूगल फॉर्म का टेस्ट होगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द फॉर्म, और उस फॉर्म में अपना ईमेल आईडी फिल करोगे, मतलब जो तुम लॉगिन करोगे तो ईमेल आईडी से ही गूगल फॉर्म लॉगिन होगा, वहां अपना नेम डालोगे, और जो 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा, और एक एक क्वेश्चन को तुम्हें आंसर वहां करना रहेगा। सारे क्वेश्चन MCQ हैं, ठीक है? और MCQ क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में। कोई भी पेपर करते समय गूगल फॉर्म को क्लोज नहीं करेगा। इफ यू क्लोज योर गूगल फॉर्म, ये तुरंत हमें पता चल जाएगा कि आपने गूगल फॉर्म क्लोज किया है। देन फिर उसके बाद क्या होगा, योर मार्क्स विल नॉट बी काउंटेड। जो रिजल्ट आएगा आई विल शेयर विथ यू ऑल इन ग्रुप, तो नो वन विल बी absent इन द टेस्ट पार्टिसिपेशन, एवरीवन यू हैव टू पार्टिसिपेट इट। 60 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन होंगे साइंस के अंदर, और सब लोगों को पूरे करने हैं, ठीक है? कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाँ, आज मैं अपलोड कर दूंगा, इट विल बी एक्टिवेटेड फॉर द 2 days। बिल्कुल, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है बोर्ड में आएगा, फोर्स के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। नहीं बेटा, चीटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेपर मैं सेट कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? तुम भी चीटिंग नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा, तुम सोचो सौर्य बेटा। हाँ, कभी भी दे सकता है, सुबह शाम रात दिन भर, जब मन करे।